हेलो बच्चों, आज हम लेसन थर्ड परागकण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का जो परिवर्धन है उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका किस तरह से ये जो बीजांड है इसमें प्रवेश करती है। देखो बच्चों, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो है वो तीन तरीके से होता है। पहले हम बीजांड को आपस से देख ले कि बीजांड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है और एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कहाँ होता है। तो जब बीजांड होता है, जो ओवरी होती है वहाँ होता है, और बीजांड के अंदर जो होता है वो भ्रूणकोश और भ्रूणकोश जो होता है वो होता है। तो बीजांड की जो संरचना है वो मैंने यहाँ बना रखी है। आपस से बताना चाहूँगी, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निभाग या कैलेजा। और जो दो आवरण जिससे घिरा होता है, ये जो इंटीग्यूमेंट्स, दो डबल इंटीग्यूमेंट होते हैं, उसमें सबसे बाहर जो इंटीग्यूमेंट होता है उसे बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाला जो अध्यावरण होता है उसे अध्य अध्यावरण कहते हैं। ये दोनों क्या है, इसके अध्यावरण है। और जहाँ पे ये अध्यावरण आपस में मिलते हैं और कुछ गैप बच जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती है जिससे हम एंटीपोडल सेल या फिर प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं, और 2 कोशिकाएं बीच में होती है जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और 3 ही कोशिकाएं नीचे होती है। इनमें बीच वाली जो कोशिका होती है हम उसे क्या कहते हैं, एक्स सेल। और जो आसपास में जो दोनों और जो उसको घेरे हुए रहती है हम उसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका या सिनर्गिड सेल्स। देखो, हम सेकेंडरी न्यूक्लियस, हम इसे द्वितीयक केंद्रक हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई एक पोलर न्यूक्लियाई इधर से और एक पोलर न्यूक्लियाई नीचे के हिस्से से, यानी कि दोनों ध्रुव की साइड से आता है और आपस में फ्यूज हो जाता है। जैसे ही पराग नलिका इसमें एंटर करती है और मेल गैमेटोफाइट आते हैं तो इन दोनों का संलयन हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाती है, द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। तो इस तरह से ये बीजांड की संरचना हुई। अब बीजांड में प्रवेश अगर पराग नलिका आती है, पराग नलिका देखो सबसे पहले किस पे गिरेगी, ये वर्तिका है, और वर्तिका पर जैसे ही परागकण आके गिरता है चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद पराग नलिका जो है वो कहाँ जाएगी, बीजांड की ओर जाएगी। जो इसकी ओवरी है वहाँ जाएगी। जो पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई के अनुकूलित होती है, जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी पराग नलिका होगी। फिर ये जो हमारा बीजांड है इसके अंदर चली जाएगी। तो बीजांड के अंदर जो प्रवेश है वो निम्न 3 तरीके से होता है। ये पराग नलिका देखो यहाँ आ रही है और ये हमारा बीजांड है। तो अगर पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है, जैसे कि एग्जाम्पल है अधिकतर हमारे जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉरोगैमी कहते हैं या बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। देखो, बीजांड द्वारी यानी कि पराग नलिका कहीं से भी आ रही है और केवल प्रवेश कहाँ से करेगी, बीजांड द्वार जो है वहाँ से या माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगी। किसके अंदर, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि पराग नलिका निभाग की ओर से प्रवेश करती है, यदि पराग नलिका निभाग की ओर से, देखो बच्चों, पराग नलिका हमेशा अंदर तो कहाँ से जाएगी, सहायक कोशिकाओं से या 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से, या एक सहायक कोशिका या अंड कोशिका के बीच में से, या सहायक कोशिका और जो भ्रूणकोश की भित्ति है वहां से ही एंटर करेगी। केवल ये भ्रूणकोश के अंदर कैसे आती है, तो अगर ये हो सकता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निभाग की ओर से, ये निभाग वाला हिस्सा है, और निभाग की ओर से अगर पराग नलिका आती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, निभाग की ओर से ये पराग नलिका आई तो हम उसे क्या कर देंगे, निभागीय प्रवेश या कैलेजोगैमी। जैसे एग्जाम्पल है कैजोराइना, बिट्यूला आदि। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें जो अध्यावरण, बीजांड जो होता है उसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, कुकुरबिटा और पॉपुलस। इनमें क्या होता है कि पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करेगी, बीजांड के जो अध्यावरण है वहां से। पराग नलिका आई, बीजांड के अध्यावरण से प्रवेश किया, ये पराग नलिका आई बीजांड के अध्यावरण से प्रवेश करके, और अगर
अपने जो नर युग्मक है उनको यहाँ तक लाती है, पर प्रवेश कहाँ से कर रही है? अध्यावरण से कर रही है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगैमी। अब परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश जो होता है, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, या तो क्या होगा, एग सेल और सिनेर्गिड्स के बीच में से। यहाँ हम इसी को ही अगर मैं यहाँ लेके बताऊँ तो ये 3 कोशिका जो है ऊपर वाली, जिसे हम प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ये हमारा द्वितीय केंद्रक हो गया, और ये हमारी सिनेर्गिड्स, ये एग सेल और ये सिनेर्गिड। सिनेर्गिड्स में पहले बता चुकी हूँ फिलोफॉर्म एपेटस होते हैं, जो ये परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं, कीमोट्रोपिक होते हैं, साथ में ही ये तय करते हैं या इन्हीं के कारण जो है परागनलिका के अंदर जो नर युग्मक होता है वो किससे संलयन करता है? अंड कोशिका से संलयन करता है। तो देखो, परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश जो है वो सब 3 तरीके से होता है, एग सेल एंड सिनेर्गिड्स के बीच में से, यानी कि ये एग सेल है, ये सिनेर्गिड्स है, इनके बीच में से अगर परागनलिका का प्रवेश होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एग सेल और सिनेर्गिड्स के बीच में से परागनलिका का प्रवेश। अगर भ्रूण कोश की भित्ति तथा एक सहायक कोशिका के बीच में, यानी कि भ्रूण कोश की भित्ति, ये भ्रूण कोश हो गया, इसकी भित्ति ये, इन भ्रूण कोश की भित्ति से और एक सहायक कोशिका के बीच में से अगर प्रवेश होता है, या फिर एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, यानी कि या तो भ्रूण कोश और सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश हो गया, ये प्रवेश हो गया, या फिर सहायक कोशिका को ही भेदते हुए। पर जैसे ही परागनलिका सहायक कोशिका को भेदती है या जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर आ जाती है, तो सहायक कोशिकाएं दोनों जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है। दोनों सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी। और डिजनरेट होने के साथ ही जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो एग सेल है, वो जाइगोट में बदल जाएगा और आगे जाके भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि ये जो है वो द्वितीय नर युग्मक के साथ में संलयन करके क्या बना लेंगे? भ्रूण कोश बना लेंगे। भ्रूण कोश जो क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देगा। ये भी क्या हो जाएगी? डिजनरेट हो जाएगी। और जो अध्यावरण है वो टेस्टा और टैगमेन, यानी कि बाहर वाला जो है वो टेस्टा में और अंदर वाला जो है वो टैगमेन में, जो कि सीड के कवर जो होते हैं उनमें बदल जाएंगे। तो द्विबीजपत्री हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कवर होता है वो 2 बार डबल कवर होता है, डबल लेयर होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ भ्रूणकोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूणकोश किससे बनता है। तो भ्रूणकोश जो होता है वो द्वितीय केंद्रक जो होते हैं, ये 1 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ आ गया, इधर से एक पोलर न्यूक्लियाई यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पहले 4 सेल्स थी, यहाँ पे ही पहले 4 सेल थी। तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई, एक इधर आया, एक यहाँ से इधर आया। दोनों आपस में आने के बाद जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होने वाली होती है, तो ये जो 2 कोशिकाएं होती है आपस में फ्यूज हो जाती है और क्या बना लेती है? एक ही कोशिका बना लेती है। और फिर जैसे ही ये परागनलिका इसके अंदर आएगी, नर युग्मक इसके अंदर आएंगे, तो एक नर युग्मक तो इसे संलयन करेगा और क्या बना लेगा? भ्रूण बनाएगा। और दूसरा नर युग्मक जो है वो इससे संलयन करेगा और क्या बनाएगा? भ्रूणकोश बनाएगा। तो भ्रूणकोश जो है इस तरह से बनता है। ये आगे जाकर इसको भ्रूण को जो है पोषण देने का काम करेगा। देखो, भ्रूणकोश जो होता है वो कैसा होता है? भ्रूण, क्योंकि ये नाम से समझ में आ रहा हुआ भ्रूणकोश है, एंडोस्पर्म है, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाला है। तो यानी इसमें ऐसा कुछ होगा जिससे कि भ्रूण इससे पोषण प्राप्त कर रहा है। तो देखो, ये क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, पोषक ऊतक होता है, और इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, यानी कि भोजन का संग्रह करता है। ये किन किन पदार्थों का संग्रह करता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का संग्रहण होता है इसमें, और इन्हीं के कारण जो है भ्रूण इनसे पोषण प्राप्त करता है। अब एंडोस्पर्म जो होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, यानी कि एग सेल और 1 मेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट आगे जाकर किस में बदल गया? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, सीड, ये जो सीड हम लेके आते हैं या सीड जो हम देखते हैं, उनके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यानी कि छोटा प्लांट प्रेजेंट है, उनको पोषण कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। एंडोस्पर्म को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में नारियल। जो हम नारियल लेके आते हैं उसमें नारियल पानी होता है, वो क्या होता है? हमारा भ्रूणकोश होता है। जैसे ये एक एग्जाम किसी सीड का मैं बता रही हूँ, तो ये तो क्या हो गया? इसका एम्ब्रियो हो गया। जो सबसे अंदर जो है वो क्या है? छोटा सा
एम्ब्रियो। इसके चारों तरफ क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, भ्रूणपोष हो गया। और भ्रूणपोष के बाहर जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और कवर कितने होंगे, दो, टेस्टा और टेगमेन, टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा जो होती है वो बाहर वाली और अंदर वाली जो होती है वो टेगमेन होती है। तो भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक, यानी कि अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी यानी कि भ्रूणपोष जो है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है वो परिवर्धन के साथ में ही खर्च हो जाता है। यानी कि जैसे कोई भ्रूण है, यानी कि कोई भ्रूण है उसका परिवर्धन हो रहा है, ठीक है ना, तो परिवर्धन होने के साथ साथ में ही जो भ्रूणपोष है वो खत्म हो जाएगा। बाद में जब बीज बन जाता है, बाद में उसके पास में कोई भ्रूणपोष जो है वो नहीं होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बीज को हम क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी। जबकि भ्रूणपोषी में क्या होता है, जैसे कैस्टर है, कोकोनट है। कोकोनट बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम अपने घरों में लाते भी होंगे कि कोकोनट पूरा पका हुआ भी होता है तो भी कई बार उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है। तो वो क्या है, भ्रूणपोष, यानी कि पूरा परिवर्तन होने के बाद में भी उसमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा तक बच गया है। यानी कि ऐसे भ्रूणपोष जिसमें बीज का संपूर्ण जो भ्रूणपोष होता है वो एम्ब्रियो के विकास में खर्च होने के बाद भी थोड़ी सी मात्रा में बच जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। एक नोट है कि एंजियोस्पर्म में जो है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष जो है निषेचन के बाद बनता है। जो मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेल गैमेट जो होता है वो भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके 2n न्यूक्लियस बनाते हैं। तो दोनों का फ्यूजन होगा तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और भ्रूणकोश में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ये कैसे हुआ, फर्स्ट फ्यूजन ये और सेकंड फ्यूजन ये। और ट्रिपल फ्यूजन जब होगा जब एग सेल से नेक्स्ट मेल गैमेटोफाइट जो है वो फ्यूज करेगा, तो इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है मेल गैमेटोफाइट के फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाता है या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है। यही आगे जाके किसमें बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है, एंडोस्पर्म में बदल जाता है। जो कैसा होगा, देखो N2N, N+2N, तो कैसा हो गया, त्रिगुणित एंडोस्पर्म हो गया। अब जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म के में निषेचन से पहले बनता है वह यह हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है। देखो जिम्नोस्पर्म जो है या अनावृत बीजी है, उनमें क्या होता है कि भ्रूणपोष जो है वो निषेचन से पहले ही, ये निषेचन की जो क्रिया है वह नहीं होती। यहाँ निषेचन से पहले ही क्या बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है। तो निषेचन नहीं हुआ तो भ्रूणपोष कैसा होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। अब जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है वे पादप, कुछ एग्जाम्पल है या कुछ फैमिली के नाम मैं बता रही हूँ। आर्किडेसी फैमिली, जिनमें भ्रूणपोष क्या होता है, एब्सेंट होता है। पोडोस्टीमेसी फैमिली और ट्रेपोसी फैमिली। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म के प्रकार, हमने एंडोस्पर्म के आधार पर बीज के प्रकार पढ़े, अब हम एंडोस्पर्म के प्रकार पढ़ते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इनको हिंदी में कहते हैं केंद्रकीय एंडोस्पर्म, कोशिकीय एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है उसमें क्या होता है, यह अधिकतर पौधों में पाया जाता है, सबसे पहली बात। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ डायग्राम में देखना आप, ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर ये हमारा भ्रूण है या एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो कैसे बना, 1 मेल गैमेट के एक्स सेल के साथ फ्यूजन करने से जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। ये हमारा जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है, ये माइक्रोपाइलर छोर है और ये इधर कैलोजल भाग है। ये क्या है, PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट, एक मेल गैमेटोफाइट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है।
अब आगे जाके क्या होगा है कि PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है प्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन। ये जो केंद्रक है, जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा 3N बनेगा तो प्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा यानी मुक्त केंद्र की विभाजन करेगा। इसका केंद्रक मुक्त रूप से विभाजित होगा। मुक्त रूप से विभाजित होगा यानी कि बहुत से केंद्रक क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो देखो मैंने इसी डायग्राम को यहाँ उल्टा बनाया है, रिवर्स बनाया है। तो ये जो है हमारा माइक्रोपाइलर चैम्बर है और ये कलेजन चैम्बर है। तो ये भ्रूण जो है ये हमारा यहाँ परिवर्धित हो रहा है और मुक्त केंद्र के विभाजन होने के कारण इतने सारे केंद्रक जो है वो इस पूरे भ्रूण कोश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। या हम इस अवस्था को ये भी कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन या बहुकेंद्रकीय अवस्था। अब बहुत से केंद्रक बन गए, फिर क्या होता है कुछ समय बाद बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाने के कारण सारे केंद्रक जो है परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और ये रहा हमारा भ्रूण। अब आगे फिर क्या होता है कि इसमें सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन होता है यानी कि बाहर से अंदर की ओर वॉल फॉर्मेशन होता है। यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन हो गया। केंद्रक विभाजन होने के बाद में कोशिका विभाजन होता है यानी कि एक केंद्रक, फिर इसमें कोशिका भित्ति बन जाती, फिर केंद्रक कोशिका भित्ति बन जाती। तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस या कोशिका विभाजन। अब कोशिका साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि कोशिका का निर्माण हो गया, बीच में वॉल बन गई, एक केंद्र के बीच में इस तरह से खूब सारी कोशिकाएं बन जाती है। वॉल फॉर्मेशन जो होगा भित्ति से केंद्र की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर होता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो ये जो है दो तरह से इसको मैंने और भी दो टाइप में बांटा है। कोकोनट जो है पार्टली सेलुलर होता है, पार्टली न्यूक्लियर भी होता है। देखो सेलुलर और न्यूक्लियर, सेलुलर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पार्टली न्यूक्लियर जो है वो कैसे है। देखो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है, जो हम नारियल पानी पीते हैं, उसमें क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये भ्रूणपोष में एक द्रव भरा है जिसमें बहुत से केंद्रक तैरते रहते हैं। जो नारियल पानी हम लेके आते हैं वो भी ऐसे ही बना होता है, यानी कि वह क्या है, एक भ्रूणपोष है, इसमें बहुत से केंद्रक क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जबकि हम जो नारियल पानी निकालने के बाद उसके चारों तरफ देखते हैं तो एक सॉलिड एंडोस्पर्म होता है, वाइट कलर का कॉर्नर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चिटक बोलते हैं। वो कैसा होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। अब सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है या कोशिकीय भ्रूणकोश क्या होता है, यह अधिकतर धतूरा और मैग्नोलिया में पाया जाता है। फर्स्ट डिवीजन व आगे के विभाजन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि पहला डिवीजन तो हो जाएगा, उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस, पहले डिवीजन में भी कैरियोकाइनेसिस, सेकंड में भी कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका विभाजन होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखना वापस से, ये मैंने माइक्रोपाइलर ये उल्टा बनाया है भ्रूणकोश। यहाँ पे बीजांडद्वारी छोर की ओर क्या हो गया, हमारा भ्रूण होगा या निभागी छोर हो गया, ये बीच में हमारा भ्रूणपोष बन गया। अब भ्रूणपोष में क्या होगा, केंद्र के विभाजन होगा यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के फलस्वरूप माइक्रोपाइलर चैम्बर में के यहाँ पे एक केंद्र चला गया और एक कैलोजन चैम्बर की ओर चला गया। बीच में क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई। साइटोकाइनेसिस हो गया, दो कोशिका बन गई। अब साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हुआ, पहले दो केंद्रक बने, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ और दो कोशिकाएं बन गई। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्म में डिवीजन भी साथ साथ चलेगा, ये चीज ध्यान रखना, किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में। अब हम आगे चलते हैं तो प्रत्येक केंद्रक जो है फिर वापस में बढ़ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, एक केंद्रक दो केंद्रक में बढ़ गया, इधर वाला भी दो केंद्रक में बन गया, चारों के बीच में क्या बन जाएगी, साइटोकाइनेसिस होने के कारण वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही आगे चलेंगे हम तो फिर ये एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा और इस तरह से ये 4 केंद्रकों से 8 केंद्रक बनेंगे और 8 केंद्रक बनने के बाद उनमें साइटोकाइनेसिस होगी और 8 सेल्स जो है वो बन जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कि अधिकतर धतूरा और मैग्नोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म या हेलोबियल भ्रूणपोष। मोनोकोट्स के हेलोबियल ऑर्डर में पाया जाता है अधिकतर, और इसमें होता क्या है, यहाँ देखना, ये माइक्रोपाइलर चैम्बर की ओर जो है हमारा भ्रूण है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है और इधर हमारी
प्रतिध्रुवी कोशिका वगैरह है, ये ऐसे हम कैलेजल साइड कह सकते हैं, कैलेजल चैम्बर कह सकते हैं। अब इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा या हम कह दें कैरियोकाइनेसिस होगा, तो एक केंद्रक जो है वो दो केंद्रक में बढ़ जाएगा, दो केंद्रक में बढ़ गया। उसके अब में साइटोकाइनेसिस होने के कारण दोनों केंद्रकों के बीच में दीवार बन जाएगी और दो कोशिकाएं बन जाएगी। दीवार बन गई, दो कोशिकाएं बन गई। फिर उसके बाद में प्री न्यूक्लियर डिवीजन, जैसा कि किसमें होता था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो होता था, उसी तरह से यहाँ पे मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा। इसका मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा यानी कि इस और बहुत से केंद्रक बन जाएंगे, इसका ही मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा यानी कि इस और भी बहुत से केंद्रक बन जाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि बीच में एक बड़ी रिक्तिका, जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे बीच में बड़ी रिक्तिका बन जाएगी। जो केंद्रक है वो चारों तरफ यहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे। यहाँ पे बीच में बड़ी रिक्तिका बन गई और केंद्रक चारों तरफ व्यवस्थित हो गए, और इसके बाद में वॉल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। इस तरह की जो व्यवस्था है भ्रूणपोष की, उसे हम क्या बोलते हैं, लुबियल एंडोस्पर्म। थैंक यू बच्चों।